जय हिंद दोस्तों। पीसीएस मेडिज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जैव विविधता। तो 10वां जो लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने ये बताया था कि जैव विविधता क्या होती है और मेगा डाइवर्सिटी कंट्री क्या होते हैं। अगले 11वें लेक्चर में हमने पढ़ा कि जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या होते हैं, जैव विविधता के होप स्पॉट क्या होते हैं, और लास्ट लेक्चर जो 12वां लेक्चर हुआ था, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर जो हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था कि जैव विविधता का मानव के लिए क्या महत्व है और जैव विविधता के सामने क्या खतरे हैं। तो जो खतरे हमने जैव विविधता के लिए पढ़े, जैव विविधता के लिए खतरे होने का मतलब ये है, हमने ये पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कितने प्रकार के आपके यहाँ जंतु हैं, जंतुओं की कितनी प्रजाति हैं, प्लांट्स की कितनी प्रजाति हैं, और आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की कितनी प्रजाति हैं। ये सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं। जैव विविधता यही होती है कि जीव जंतुओं की हमारे यहाँ कितनी प्रजातियां हैं। जितने ज्यादा प्रजाति होंगी जैव विविधता उतनी ही समृद्ध होगी। अब जैव विविधता के लिए संरक्षण, जैव विविधता के लिए जो संकट है वो क्या है, हमने बताया था कि जैव विविधता, मान लो जीव जंतु हैं, तो जो जंतु होंगे, कोई एनिमल्स हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, उनका प्राकृतिक आवास होता है वन। उनके प्राकृतिक आवासों का जब विनाश होता है तो ये एक जैव विविधता के लिए संकट है। और जैव विविधता के लिए संकट होने का मतलब ये है कि जीव जंतुओं के लिए संकट है। और जीव जंतुओं के लिए संकट है, इसे कौन बताएगा, तो इसके लिए सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय प्रयास हुए। तो 1948 में जो संगठन बना उसका नाम है IUCN। इस संगठन के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो अब हम पहले जो पार्ट में, अपने इस लेक्चर के पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये संगठन क्या होता है, कैसे बना, क्या है ये संगठन, फिर इस संगठन का काम क्या है, और एक रेड डेटा बुक क्या होती है। इस लेक्चर के 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट में हम ये समझेंगे कि ये जो संगठन है IUCN ये क्या है। दूसरे में समझेंगे हम कि इसका काम क्या है, और एक रेड डेटा बुक जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है वो भी हम इसी लेक्चर में समझेंगे। तो पहले बता दूं मैं, इसके नाम में ही पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन, इसी फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय संगठन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए। तो इसके नाम में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल यूनियन, एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो सबसे पहले बना प्रकृति के संरक्षण के लिए, उसका नाम है IUCN। पहला ऐसा संगठन था 1948 में। 1948 में इसका नाम था IUPN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। फिर 1956 में इसका नाम हो गया IUCN। इससे पहले कोई भी प्रकृति के संरक्षण के लिए कोई, जितने भी संगठन पढ़ेंगे आप, UNEP, जितने भी प्रोटोकॉल और जितने भी कन्वेंशन वगैरह पढ़ते हैं, ये तो बाद की बात है, 1972 के बाद की। 1970 के दशक के बाद में हम पर्यावरण को लेकर सचेत हुए। इससे पहले सबसे पहला संगठन था, उसका नाम है IUCN। एक लाइन में इसको मैं बताऊं आपको, IUCN है क्या। एक पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन जो प्रकृति या जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। IUCN है क्या, एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन जो जैव विविधता या प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एक जगह है ग्लैंड, ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के जो जनेवा है उसके पास में एक जगह है ग्लैंड, वहां पर इसका मुख्यालय है IUCN का। तो पहले आप ये समझें कि क्या होता क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये IUCN जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है जो जनेवा स्विट्जरलैंड में है ना। अब ये काम कैसे करता है, तो ये जो IUCN है इसमें प्रत्येक देश की जो इसके सदस्य हैं उसकी क्या होती है, सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियां होती हैं, और इसमें बहुत सारे पर्यावरण के जो वैज्ञानिक होते हैं, पर्यावरणविद,
वो भी इसमें काम करते हैं। तो ये तो उसका हो गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ है और इसका काम क्या है। अब अगले में देखते हैं इसका काम क्या है। तो काम में मैं बताऊं आपको, काम में इसका 3 काम है। पहला काम क्या है कि जैव विविधता के लिए, जैव विविधता मतलब जो भी जीव जंतु हैं उन प्रजातियों के लिए संकट क्या है इसको उजागर करना। प्रजातियों के लिए संकट को उजागर करता है, पहला काम है इसका। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें किसी भी जीव जंतु की कोई प्रजाति है, मान लीजिए आप नीलगाय है सिंपली, उस नीलगाय पे कोई संकट तो नहीं है, ये बताता है। पहला काम, विश्व के अंदर जितनी भी जीव जंतुओं की प्रजाति हैं उन पर कोई संकट तो नहीं है, इस बात को उजागर करना IUCN का पहला काम है। दूसरा काम होता है कि अगर किसी पर संकट है तो उसके संरक्षण के तरीके बताएगा, संरक्षण के तरीके को निर्देशित करेगा कि इस तरीके से इन जीवों का संरक्षण होना चाहिए। और जीवों में ध्यान रखें कि आपका एनिमल भी, जीव जंतु भी हैं, पौधे भी हैं, पौधों को भी बताता है कि ये पौधे की इस प्रजाति पर संकट है। पहला काम IUCN का, किस जीव जंतु की प्रजाति पर संकट है और संकट है तो उसके संरक्षण के प्रयास के लिए निर्देशित करता है। और तीसरा काम जो है वो है इसका, जिन संरक्षण के तरीके बताएगा, प्रजातियों पर संकट बताएगा ये, और जागरूक करता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक अभियान चलाना है ना। तो ये 3 मुख्य रूप से काम है इसके IUCN के। विश्व में जितनी भी जनजातियां, प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, पौधों की, उनमें किसी पर संकट है तो उसको उजागर करता है। अगर संकट है तो उसके संरक्षण की विधि क्या होनी चाहिए ये निर्देशित करता है और उजागर करता है लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए। ये 3 काम है इसके मुख्य रूप से, है ना। तो ये होता क्या है, एक ऐसा संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है। काम क्या है इसका, जो जिन जनजातियों पर, प्रजातियों पर संकट है उनको उजागर करता है। अब देखते हैं रेड डेटा बुक क्या होती है। तो ये काम मैंने बता दिए इसके। अब इसको ऐसे समझें, पहला काम बताया मैंने, प्रजातियों पर संकट को बताता है। IUCN का पहला काम यह है कि कौन कौन सी प्रजाति पर संकट है इसको बताना। तो जब भी IUCN एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट का नाम है रेड डेटा बुक। जीव जंतु की प्रजातियों पर संकट के लिए IUCN क्या करता है, संकटग्रस्त प्रजातियों की एक लिस्ट बनाता है। उस लिस्ट को बोलते हैं रेड डेटा बुक। और इस रेड डेटा बुक में 8 डिवीजन होते हैं, 8 खंड होते हैं, है ना। तो उन खंडों को कैसे डिवीजन किया है इन्होंने, रेड डेटा बुक कौन सी होती है जिसमें संकट है। अब उस रेड डेटा बुक में एक ऐसी सूची है, रेड डेटा बुक, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम है ना। अब उस लिस्ट में, उस रेड डेटा बुक में 8 डिवीजन होते हैं, 9 डिवीजन होते हैं। उसमें 9 डिवीजन में से इनको पढ़ना है। ये एक्चुअली IAS में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ये जीव हमारा किस डिवीजन में है, किस सूची में है ना। तो ये जो रेड डेटा बुक होती है इसको समझना। रेड डेटा बुक का मतलब कुछ नहीं है, ये ऐसे प्रजातियों का इसमें सूची है जो संकटग्रस्त हैं या संकट जिन पे आने वाला है। भाई IUCN जो संगठन है वो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए जो उजागर उनके नाम करता है वो रेड डेटा बुक में करता है। और रेड डेटा बुक में 9 डिवीजन बनाए हैं इन्होंने। वो 9 डिवीजन कैसे हैं, पहला है नॉट इवेल्युएटेड, जिस प्रजाति को इन्होंने इवेल्युएशन नहीं किया है, जिस प्रजाति का इन्होंने कोई आकलन नहीं किया है, उन प्रजातियों के नाम रखता है वो नॉट इवेल्युएटेड वाले डिवीजन में। है एक सूची, उसमें इसने 9 डिवीजन बना रखे हैं। उसमें से पहला डिवीजन है नॉट इवेल्युएटेड, मतलब ऐसे प्रजातियां जिनको इसने इवेल्युएशन नहीं किया IUCN ने, उनको रखेगा नॉट इवेल्युएटेड में। डेटा डेफिशिएंसी, ऐसी प्रजाति का नाम जिसको इसने इवेल्युएशन किया है लेकिन डेटा कंप्लीट नहीं है। तो दो प्रजाति तो ऐसे हैं, 2 डिवीजन तो ऐसे हैं जिनका कोई खास मतलब नहीं है, इन्होंने इवेल्युएशन नहीं किया है या इनका डेटा की कमी पड़ गई है ना। 2 डिवीजन ऐसे होंगे इस रेड डेटा बुक में। अगला डिवीजन ऐसे हैं 2, तीसरा और चौथा।
जो क्या है मतलब वार्निंग के लिए है, इन पे कोई संकट नहीं है। एक सूची ऐसी बनाएगा IUCN, दो सूची बनाएगा ऐसे, एक सूची बनाएगा जिसमें दो डिवीजन होंगे। इस रेड डेटा बुक में दो डिवीजन ऐसे बनाएगा IUCN जिसमें कोई संकट नहीं है, लेकिन उस पर वार्निंग देगा कि ये संकट हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, इस नील गाय के अगर प्राकृतिक आवास लगातार सिकुड़ते जाएंगे, कोई जानवर है, तेंदुआ है, कुछ भी है, अगर उसके प्राकृतिक आवास जंगल वन लगातार सिकुड़ते जाएंगे तो उसकी क्या है, वार्निंग देगा IUCN के ये भविष्य में संकट आ सकता है इस पे। तो दो डिवीजन ऐसे हैं जिसपे वार्निंग के लिए है। एक है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में ये बताएगा कि इसका प्राकृतिक आवास लगातार सिकुड़ता जा रहा है, संकट में नहीं है, बराबर है ये जीव जंतु। जैसे एक चिंकारा एक हिरन होता है जो हमारे राजस्थान या गुजरात की तरफ एक हिरन पाया जाता है, उसके प्राकृतिक आवास लगातार सिकुड़ रहे हैं, उनकी संख्या बराबर है लेकिन उनके आवास सिकुड़ रहे हैं, तो उनको उसने रखा है लीस्ट कंसर्न, मतलब वार्निंग दे रहे हैं वो। और अगला है नियर थ्रीटन, मतलब ये संकट के निकट हैं। तो ये दो सूची ऐसी हैं, ये सूची में दो डिवीजन ऐसे हैं जो वार्निंग के लिए हैं, और अगले तीन डिवीजन ऐसे हैं जिनमें IUCN ये बताता है कि ये संकट में है, इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। पहला होता है वुल्नरेबल। ये अगर समझ में ना आए तो अगर समझें, एक रेड डेटा बुक है, एक ऐसी लिस्ट है, लिस्ट में हम डिवीजन बनाते हैं संकट के आधार पर कि इन पर कम संकट है, इन पर ज्यादा संकट है, इन पर और ज्यादा संकट है। तो ये दो जो डिवीजन है ये है वार्निंग वाले। ये वाले तीन डिवीजन है, 5वां, 6वां, 7वां। इन डिवीजन में ये बताएंगे, IUCN ये बताएगा कि इन जीव जंतुओं पर संकट है, उनमें से सबसे कम संकट है उनको बोलते हैं ये वुल्नरेबल में रखते हैं, संवेदनशील में रखते हैं। जैसे तेंदुआ है, तेंदुआ ये MP में पाया जाता है सबसे अधिक। तेंदुआ भारत में वुल्नरेबल सूची में है, मतलब इनकी जो संख्या है वो पहले से लगभग 50% कम हो गई है। वुल्नरेबल सूची में वो जीव जंतु आते हैं जिनकी संख्या लगभग 50% कम हो चुकी होती है। तो ये MP में पाए जाते हैं तेंदुआ। एक सींग वाला गैंडा हमारे यहाँ काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में, उसमें पाए जाते हैं, इनकी संख्या भी कम हो गई है, लगभग 50% के समथिंग। चीता है, शाम्बर हिरन होता है, ऑलिव रिडले, ये आपका कछुआ है, एक हमारे यहाँ उड़ीसा है। एक्चुअली हम लोग क्या है, स्थल पर भी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, संरक्षण करते हैं जीव जंतुओं का, एक समुद्र में भी करते हैं। तो उड़ीसा का जो तट है उसके किनारे एक जो समुद्री संरक्षण क्षेत्र है, इसका नाम है गहिरमाथा, है ना। इसमें क्या है, एक तरह का कछुआ पाया जाता है, क्वेश्चन IAS में आ चुका है। एक कछुआ होता है, इसका नाम है ऑलिव रिडले। ये उसी उड़ीसा के तट पर आके अपनी नेस्टिंग करता है और अपने बच्चों को मतलब अंडे भी देता है। तो ये एक ऑलिव रिडले कछुआ की प्रजाति है, ये भी संकट में है, ये भी वुल्नरेबल डिवीजन के अंदर आती है। क्वेश्चन ये आता है कि IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें ऑलिव रिडले को किस सूची में रखा गया है, या रेड डेटा बुक में किस सूची में रखा गया है, तो वुल्नरेबल में आता है ये। अगली होती है थ्रेटन्ड होती है, मतलब इस पर इससे ज्यादा संकट है, इसकी 50% प्रजाति खत्म हो चुकी है, इसकी 70% तो जिनकी खत्म हो जाती है उसको रखते हैं थ्रेटन्ड में या संकटग्रस्त में। जैसे हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ आपके यहाँ जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, हमारे यहाँ इसकी लगभग 70% प्रजाति खत्म हो चुकी है। तो 70% लगभग 70% जब प्रजाति खत्म हो गई उनको रखते हैं हम इंडेंजर्ड में, या इसको बोलते हैं संकटग्रस्त। जैसे हमने बोला डॉल्फिन भारत में संकटग्रस्त है, इसका मतलब ये है लगभग 70% डॉल्फिन खत्म हो चुकी हैं। तो डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है, हमारे यहाँ ये जीव है राष्ट्रीय जलीय जीव, इसमें संकट है, ये शिकार का भी संकट है इस पे, और ये प्रदूषण जो गंगा में है उसकी वजह से भी इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो ये बताएगा कौन कि इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, तो ये IUCN संगठन बताता है। उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक पर्यावरणविद काम करते हैं, वो उजागर करते हैं कि ये जीव आपके यहाँ संकट में है, इनके संरक्षण का प्रयास किया जाए। लाल पांडा है सिक्किम और ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक बिल्ली जैसा एक जीव है लाल पांडा, ये भी क्वेश्चन में कई बार आया है कि लाल पांडा को रेड डेटा बुक की किस सूची में रखा गया है,
तो ये है आपकी इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त सूची। एक सूची ऐसी है, 3 सूची ऐसी है जो संकट वाली है, वुल्नरेबल, थ्रेटन और अगली है क्रिटिकली थ्रेटन। क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी इस पर घोर संकट है, बहुत ज्यादा संकट जिन जीवों पे होता है, लगभग 90% प्रजाति खत्म हो चुके हैं, उसको रखते हैं सीआर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। जैसे गंगा की शार्क मछली है जो मछलियों को खाता है, घड़ियाल है चंबल में, सोन नदी में, इन सब में घड़ियाल पाया जाता है, ये भी मछलियों को खाता है, इसकी भी अधिकतर प्रजाति खत्म हो चुकी हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान गुजरात में पाया जाता है, ये एक शुतुरमुर्ग की तरह जीव है। गुलाबी सर वाली बतख और एक नामदफा अरुणाचल प्रदेश में एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें एक गिलहरी पाई जाती है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा के जाती है ना। तो ये भी क्या है, इन पर घोर संकट है, इन पर चाहे पर्यावरण प्रदूषण की वजह से, चाहे इनके प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन 90% प्रजातियां ये इनमें से खत्म हो चुकी है। तो क्वेश्चन कभी कभी पीसीएस या आईएएस में जाता है कि इसको किस सूची में रखा गया है इस जीव को, तो ये 3 याद रहने चाहिए मेनली, इंडेंजर्ड, वुल्नरेबल और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना। और अगली जो डिवीजन उन्होंने किया है वो ऐसा है 8वां, जो वो प्रजाति जो 100% विलुप्त हो चुकी हैं अपने प्राकृतिक आवासों से यानी वनों से। जैसे कोई जीव है वो 100% विलुप्त हो गया वन से, तो उसको क्या करता है, कहीं से मिल जाए तो उसको उठा के चिड़ियाघर वगैरह में उसका संरक्षण किया जाता है। और एक ऐसा डिवीजन होता है वो जीव जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके, न तो वो प्राकृतिक आवासों में है, न तो वो कृत्रिम आवासों में है, चिड़ियाघर में भी से खत्म और ये वनों वगैरह से भी खत्म हो जाते हैं। तो ये 9 इन्होंने एक रेड डेटा बुक के अंदर 9 डिवीजन किए हैं। तो एक शॉर्ट में 2 मिनट में अगर मैं बताना चाहूं तो आईयूसीएन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले बना, और ये क्या करता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए या जैव विविधता के संरक्षण के लिए ये बताता है कि इन प्रजातियों पर संकट है और कितना संकट है ये भी बताता है, संरक्षण के प्रयास भी बताता है कि कैसे संरक्षण किया जाए, लोगों को उजागर भी करता है, लोगों को सब जागरूक भी करता है कि कैसे प्राकृतिक संरक्षण किया जाए। और तीसरा जो इसका काम है ये भी देखता है, जैसे मान लीजिए आप ये भारत है, अब आपने इसने क्षेत्र को संरक्षित कर दिया तो ये भी देखेगा कि यहाँ पर अगर एक्टिविटी प्रभावित हुई है लोगों की तो लोग गरीब ना हो जाएं। जैसे आपने कह दिया कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया जाए, तो इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो वहां के लोग करेंगे क्या, गरीब ना हो। प्राकृतिक संरक्षण के प्रयास में गरीबी न बढ़े, इसके लिए ये क्या करता है, आईयूसीएन वैकल्पिक प्रबंधन करता है लोगों की जीविका के लिए, है ना। अगर इन्होंने बताया कि इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाए, यहाँ पर संरक्षण की आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र में जो लोग रहते होंगे उनकी जीविका का वैकल्पिक प्रबंध करना ये भी आईयूसीएन का काम है, जिससे गरीबी न बढ़े। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया मैंने। ये पहला ऐसा संगठन जो प्रकृति के लिए समर्पित, इसके बाद के सारे संगठन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।